डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आज हम आपको 11th की फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 4 पढ़ाएंगे। पिछले दिनों हमने आपको रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम द्वारा न्यूटन के तृतीय नियम की व्याख्या आपको बताया था। आज हम बता रहे हैं आप लोगों को वस्तु का लिफ्ट में भार। वस्तु का लिफ्ट में भार क्या होगा, इसकी 3 स्थितियां होंगी। पहली स्थिति ये होगी बच्चों, जब लिफ्ट जो है विरामावस्था में हो यानी स्थिर अवस्था में हो। दूसरी स्थिति ये होगी कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान हो, और तीसरी स्थिति इसकी होगी जब लिफ्ट नीचे की ओर गतिमान हो। तो आइए देखते हैं, ये हमारा कोई लिफ्ट है। इस लिफ्ट में कोई वस्तु या व्यक्ति, मान लीजिए कोई वस्तु या व्यक्ति है, ये कोई वस्तु या व्यक्ति है जिसका mg भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है। इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर जा रहा है। क्योंकि यह वस्तु गतिमान नहीं है, इसलिए इसके द्वारा जो त्वरण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। जब त्वरण होगा शून्य तो बल क्या होगा, वो भी शून्य होगा। तो संतुलन ऊर्ध्वाधर, संतुलन करने पर आपको मिल जाएगा mg माइनस r इज इक्वल टू m इंटू 0। क्योंकि जो बल इस पर एग्जिस्ट होगा वो शून्य होगा, तो ये हो जाएगा mg माइनस r इक्वल टू 0, यानी mg इक्वल टू r। कह सकते हैं यहाँ पर जो आभासी भार होगा r बराबर हो जाएगा mg। ठीक है बच्चों। दूसरी स्थिति इसकी होगी जब वस्तु ऊपर की ओर गतिमान हो। यह आपका कोई लिफ्ट है। इस लिफ्ट में ये कोई आपका वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर, भार mg नीचे की ओर लगेगा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि वस्तु जो है a त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान है। तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर कौन खींच रहा है किसको, भार mg से r का मान ज्यादा होगा। क्योंकि यह जो है लिफ्ट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो r माइनस mg इज इक्वल टू होगा m इंटू ए। कितने बल से ऊपर की ओर जाएगा, इसका द्रव्यमान है m, और इस पर एक्सेलरेशन जो ऊपर की ओर लग रहा है वो a लग रहा है। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू mg प्लस ma। इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू m इन द ब्रैकेट g प्लस a। ये आपका एक अभिष्ट फार्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसकी तीसरी स्थिति होगी जब वस्तु नीचे की ओर गतिमान हो। नीचे की ओर गतिमान होगा, उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, ये आपका लिफ्ट है। इस लिफ्ट में मान लीजिए कोई वस्तु या व्यक्ति यहां सवार है। इसमें जो है ये आपका mg भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, प्रतिक्रिया बल ऊपर, लेकिन यह लिफ्ट नीचे की ओर a त्वरण से आ रहा है। जब लिफ्ट a त्वरण से नीचे आ रहा है, इसका मतलब भार ज्यादा होगा। तो ऊर्ध्वाधर संतुलन
करने पर क्या मिलेगा, mg माइनस आर इज इक्वल टू ma, या इसको हम लिख सकते हैं mg माइनस ma इज इक्वल टू आर, या r इक्वल टू हो जाएगा m इन द ब्रैकेट g माइनस ए। ये आपका आवेश का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार लिफ्ट में पिंड की गति होती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका इंपॉर्टेंस आप जब न्यूमेरिकल हल करने जाएंगे तो काफी मिलेगा। आगे हम आपको क्षैतिज व नत समतल में, क्षैतिज व नत समतल में गति के बारे में बताएंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा जगह बनानी होगी, तो इसको हम साफ करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, पिंडों की दो प्रकार की गतियां दो डायरेक्शन में होती हैं। ये आपको बहुत पहले से हम बताते चले आए हैं। एक क्षैतिज गति होती है, दूसरी आपकी ऊर्ध्वाधर गति होती है। इसी तरह से जो तल होते हैं, एक क्षैतिज तल होगा और दूसरा नत समतल होता है। इसमें कोई ऊर्ध्वाधर तल नहीं होता, समझ रहे हो। ऊर्ध्वाधर तो ऑलरेडी आपका होता है स्पेस, लेकिन तल दो प्रकार के होते हैं। एक क्षैतिज तल होता है और दूसरा जो है आपका नत समतल होता है। नत समतल क्या होता है, जो क्षैतिज तल से कुछ कोण पर झुका होता है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो सीढ़ियां ऑलरेडी जो है वो ग्राउंड सरफेस से कुछ एंगल पर बनी होती हैं। इसी तरह से आप पहाड़ चढ़ते हो तो पहाड़ भी ग्राउंड सरफेस से कुछ एंगल पर झुका होता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं जिनका कैलकुलेशन फिजिक्स में काफी महत्वपूर्ण है, तो ये नत समतल के अंतर्गत आएगा। आगे हम इसको देखेंगे। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो क्षैतिज तल में पिंड की गति। क्षैतिज तल में पिंड की गति में हम चिकना तल लेंगे। दो प्रकार का क्षैतिज तल भी होता है, एक चिकना तल होगा और दूसरा आपका खुरदुरा तल होगा। तो चिकना तल जब होगा बच्चों, जहां चिकना शब्द लिखा होगा, ये शब्दों पर ध्यान दीजिएगा फिजिक्स का आप न्यूमेरिकल हल करते समय। चिकना तल पर घर्षण नहीं होता, यानी यहां पर हम फ्रिक्शन की कोई चर्चा नहीं करेंगे। आगे हम जब चर्चा करेंगे तो वहां आपको चिकना तल नहीं मिलेगा। वहां पर आपको जो तल होगा वह खुरदुरा तल होगा, रुक्ष तल होगा। तो उस हिसाब से आपको वहां पर जो चीजें मिलेंगी उसमें घर्षण बल भी एक फैक्टर होगा, लेकिन उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। केवल हम चिकने क्षैतिज तल पर पिंड की गति। तो हमारा हेडिंग है चिकने क्षैतिज तल पर पिंड की गति। चिकने क्षैतिज तल पर पिंड की गति की तीन स्थितियां होती हैं बच्चों। पहली स्थिति यह है कि ये आपका कोई चिकना तल है। पहली स्थिति यह है जब बल क्षैतिज कार्यरत हो, यानी कोई आपका एक चिकना तल है और इस चिकने तल पर ये आपका कोई पिंड दिया हुआ है। यम द्रव्यमान का कोई पिंड है बच्चों, और ये आपका क्या है, चिकना तल है। तो यम द्रव्यमान के पिंड पर कोई फोर्स F लगाया गया है और इसको खींच रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ये त्वरण से आगे की ओर जा रहा है। इसका भार mg नीचे की ओर लगेगा। इस पर जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है वो R लग रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें
प्रतिक्रिया बल R बराबर mg है और जो क्षैतिज बल लग रहा है वो ही आपका F लग रहा है। तो दोनों स्थिति हो जाएगी। ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर ये आपका R बराबर क्या हो जाएगा mg। स्वाभाविक रूप से इसमें जो रिएक्शन फोर्स होगा वह इसके मास द्वारा यानी द्रव्यमान द्वारा जो बल लगेगा वह होगा। तो R बराबर mg ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्षैतिज संतुलन करने पर क्षैतिज संतुलन करने पर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा। आप जान रहे हो कि ये त्वरण से खींच रहा है, M द्रव्यमान का पिंड है तो M में ये हो जाएगा। ये आपका ये हो जाएगा A बराबर F बाई M। तो इसके द्वारा हम त्वरण निकाल सकते हैं। ये आपकी पहली स्थिति होगी। इसमें दूसरी स्थिति भी होगी बच्चों, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। दूसरी स्थिति क्या है, जब बल कुछ कोण पर तिरछा कार्यरत हो। जब बल कुछ कोण पर लगाया जाता है, आपका तल तो उसी प्रकार का होगा, तल तो आपका इसी प्रकार का है। यहां पर आपका पिंड का भार है, mg जो है वह नीचे की ओर लगाया जाता है। इसके द्वारा जो प्रतिक्रिया बल है वह R ऊपर की ओर लगाया जाता है। ठीक है बच्चों। अब यम द्रव्यमान का यह पिंड है, mg आपका नीचे की ओर है, R ऊपर की ओर है। इस पर जो बल लगाया जा रहा है वो इस कैटेगरी में लगाया जा रहा है, यानी क्षैतिज से यह आपका थीटा कोण अंतरित करता है। कितना कोण अंतरित करता है, थीटा। तो स्वाभाविक रूप से ये जो वेक्टर आपका F बन रहा है, इसका दोनों कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज इस डायरेक्शन में क्या होगा, F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आपका जो कंपोनेंट होगा वह क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, F sin थीटा। ठीक है बच्चों। अब ये त्वरण से आगे की ओर अगर जा रहा है, ये त्वरण से आगे बढ़ रहा है, तो ऊर्ध्वाधर संतुलन में क्या होगा, ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर, ऊर्ध्वाधर संतुलन करेंगे तो ये आपका इस डायरेक्शन में R प्लस F sin थीटा लग रहा है और इस डायरेक्शन में आपका mg लग रहा है। इससे आप पहला इक्वेशन प्राप्त करेंगे और क्षैतिज संतुलन करेंगे तो क्षैतिज संतुलन करने पर यह हो जाएगा F cos थीटा इज इक्वल टू F cos थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ma। यहां से a इक्वल टू हो जाएगा F cos थीटा डिवाइड बाई m। इसके द्वारा आप क्या निकाल सकते हैं, त्वरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो रहा आपकी दो स्थिति। तीसरी स्थिति भी इसमें आएगी बच्चों, जब बल तिरछा पिंड पर आरोपित हो। कोई पिंड या कोई बल तिरछा आरोपित होता है, उस स्थिति में क्या होगी, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी इस पर आपका एक पिंड रखा हुआ है, ये आपका पिंड है, इसका mg भार नीचे की ओर कार्य करेगा और R ऊपर की ओर कार्य करेगा। इसमें धक्का दिया जा रहा है F बल लगा करके, इस साइड से ये आपका F बल लग रहा है। F बल जो है इस साइड से आपको लगाया जा रहा है ऐसे, यानी इसका कंपोनेंट जो आएगा
वेक्टर कंपोनेंट होगा वह सीधा इस साइड में आएगा। ये थीटा कोण पर क्षैतिज से लगाया गया, तो स्वाभाविक रूप से ये थीटा है, तो यह कोण शीर्षाभिमुख कोण से थीटा हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में इसका जो आपका कंपोनेंट बनेगा वह क्या बनेगा, एफ cos थीटा। ये गति आपकी इस डायरेक्शन में करेगी और एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये आपका कंपोनेंट होगा ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट, तो एफ साइन थीटा। अब इसमें भी दोनों प्रकार के संतुलन करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर, ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर ये आपका हो जाएगा R इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एफ डी। इससे आप पहला इक्वेशन प्राप्त करेंगे। इसके बाद क्षैतिज संतुलन से क्या आपको मिलेगा, क्षैतिज संतुलन करने पर यहां से आपको मिलेगा एफ ए बराबर एफ cos थीटा। तो यहां से आप त्वरण ज्ञात करेंगे ए इक्वल टू एफ cos थीटा डिवाइड बाई एफ। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको प्राप्त होंगी। हमने आपको बताया चिकने क्षैतिज तल पर पिंड की गति। अब हम आपको नद समतल में बताने जा रहे हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये तीनों स्थितियों का काफी इंपॉर्टेंस जो है न्यूमेरिकल के लिए होगा। नद समतल में पिंड की गति, नद समतल में पिंड की गति। देखो बच्चों, ये आपका क्षैतिज तल है, यहां पर एक नद समतल है थीटा कोण पर, इसी पर एक पिंड रखा हुआ है। ये आपका यम द्रव्यमान का कोई पिंड है। यम द्रव्यमान का पिंड है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो आपका पिंड है इसमें जो रिएक्शन फोर्स लगता है वह हमेशा तल के लंबवत लगता है। तो रिएक्शन फोर्स जो लगेगा वह हमेशा इस तल के लंबवत लगेगा, लेकिन जो इसमें वेट होगा, इसका भार होगा, वह सदैव क्या होता है, वह क्षैतिज तल के लंबवत लगता है। याद रखिएगा, रिएक्शन फोर्स हमेशा तल के लंबवत लगता है, लेकिन जो भार होता है, वेट होता है, वह तल के लंबवत होता है। तो यहां से इसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा और दूसरा इसके लंबवत डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर कोण थीटा है और यह एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो बताइए आप लोग, ये कोण 90 अंश है, तो इस कोण का मान कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यहां पर कितना कोण बन रहा है, 90। तो बताइए यह कोण कितना होगा, यह कोण हो जाएगा थीटा। ठीक है बच्चों, तो यह कोण कितना हो जाएगा, थीटा। अब इस mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg cos थीटा और इसके लंबवत डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अब यही mg sin थीटा इसको खींच करके नीचे की ओर ले आएगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि यह वास्तव में नीचे की ओर आ रहा है। किस त्वरण से आ रहा है, ये त्वरण से आ रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट दोनों डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर संतुलन के लिए, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ये जो आपका रिएक्शन फोर्स R है वह किसको संतुष्ट करेगा, mg cos थीटा को संतुष्ट करेगा। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू mg cos थीटा। ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा बच्चों। दूसरा होगा क्षैतिज
संतुलन के लिए ये हो जाएगा क्षैतिज डायरेक्शन में या यफ त्वरण से आगे की ओर आ रहा है, तो mg sin थीटा वास्तव में किस त्वरण से आ रहा है, m इंटू ए। तो यहां से आप त्वरण अगर निकालना चाहते हो तो ये बराबर हो जाएगा g sin थीटा, m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये का मान इस रूप से आप निकाल सकते हो। ये स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर आ रहा है जब, यहां पर आप देख सकते हो, जब पिंड नीचे की ओर गतिमान हो। यह स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन इस पिंड को अगर ऊपर की ओर ले जाना है तो इसकी क्या स्थिति बनेगी, इसको हम अगले संदर्भ में देख सकते हैं। दूसरा है, जब पिंड ऊपर की ओर गतिमान हो। अब स्वाभाविक है नीचे तो ये नीचे चला आएगा, क्योंकि पृथ्वी तो नीचे की ओर है, नीचे की ओर ढाल है, नीचे की ओर चला जाएगा। लेकिन यह पिंड नीचे से ऊपर की ओर अगर ले जाना होगा तो इस पिंड पर हमें क्या लगाना होगा, कोई न कोई बल अवश्य लगाना होगा। तो हम देख सकते हैं ये हमारा नत समतल है, ये आपका क्षैतिज तल है, यहाँ थीटा कोण है, यहाँ पर कोई पिंड है और इस पिंड का जो वेट है mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा, रिएक्शन फोर्स तल के लंबवत r ऊपर की ओर लगेगा, इसका कंपोनेंट ये आपका थीटा कोण हो जाएगा, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा और इसके लंबवत डायरेक्शन में ये आपका mg sin थीटा कार्य करेगा। इसको संतुष्ट करने के लिए एक बल F इसको ऊपर की ओर खींचे लिए चला जा रहा है। तो F बल खींच रहा है जब, तो यह इसका विरोध करेगा mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में आना चाहेगा, पर इससे जब ज्यादा होगा F तब इसको ऊपर की ओर खींचेगा। हमने मान लिया कि यह A त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक, तो बताइए क्षैतिज संतुलन ऊर्ध्वाधर संतुलन में क्या मिलेगा आपको, ऊर्ध्वाधर संतुलन के लिए, ऊर्ध्वाधर संतुलन के लिए होगा बच्चों r इक्वल टू mg cos थीटा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। और क्षैतिज संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, क्षैतिज संतुलन के लिए आप देख सकते हैं f माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। अब यहां से हम a बराबर इतना बटा समथिंग करके त्वरण निकाल सकते हैं अगर हमको दिया रहेगा तो इस प्रकार हम नत समतल की भी स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमें पोजीशन आपको बताना है वह क्या है, संपर्क में रखे हुए पिंडों की गति, संपर्क में रखे हुए पिंडों की गति। आइए देखते हैं। अब ये आपका कोई तल है, हेडिंग हमारा है संपर्क में रखे पिंडों की गति। आप देख सकते हो ये दो पिंड M1 और दूसरा आपका होगा इसी के संपर्क में रखा हुआ है M2। इन दोनों के द्वारा संपर्क में रखे हुए पिंडों पर कोई बल लगाया जा रहा है। अब इन दोनों पिंडों पर F बल लगाया जा रहा है। जब F बल लगाया जाएगा तो दोनों पिंडों पर लगाया जाएगा, यानी M1 प्लस M2 बराबर हो जाएगा A, यानी A इक्वल टू हो जाएगा F अपान M1
प्लस m2। ये आपका त्वरण होगा दोनों पिंडों का। अब दोनों पिंडों पर हम अलग अलग बल निकाल सकते हैं। प्रथम पिंड पर लगने वाला बल, पहले पिंड पर बल लगेगा F1, F1 बराबर क्या हो जाएगा m1a, क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से जब बल लगाया जा रहा है संपर्क में तो दोनों एक ही स्पीड से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो m1a यहां से लिख सकते हो F1 बराबर हो जाएगा m1 ये आपका F बटा m1 प्लस m2। इसको हम F1 लिख सकते हैं m1 अपान m1 प्लस m2 इतना F। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा द्वितीय पिंड पर लगने वाला बल F2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों m2a। तो F2 बराबर हो जाएगा m2 m1 अपान m1 प्लस m2। यहां पर m2 है, यहां F है, तो इसको हम लिख सकते हैं दूसरे पिंड पर जो होगा m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू F। तो इस प्रकार संपर्क में रखे हुए पिंडों की गति निकाली जा सकती है। समझ रहे हैं ना, एक पिंड, दो पिंड, जितने भी पिंड रहेंगे संपर्क में रखे हुए पिंडों की गति, संपर्क में रखे हुए पिंडों की गति निकाली जा सकती है। तो आगे हम चर्चा करेंगे आपको संपर्क में यदि पिंड न रखे गए हों तो उनकी गति कैसी होती है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो इसके लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी। आइए देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम चर्चा करेंगे बच्चों, जब पिंड आपका संपर्क में न हो उस स्थिति में, ये आपका नत समतल है, पहली स्थिति इसमें होगी जब दो वस्तुएं डोरी से संबद्ध हो, एक वस्तु यहां है, कोई द्रव्यमान यहां है, और दूसरी वस्तु यहां पर है। एक का द्रव्यमान हम m1 ले लेते हैं, दूसरे का द्रव्यमान m2 लेते हैं। अब इन दोनों को एक डोरी से, धागे से बांध दिया गया है, इस पर F बल लगा करके खींचा जा रहा है। अब इसके कारण यहां डोरी का जो तनाव है वह T उत्पन्न होगा। तो आइए, अब अगर इसको खींचा जाएगा तो दोनों जाएंगे तो एक ही स्पीड से, क्योंकि दोनों एक ही धागे से बंधे हुए हैं। तो प्रथम पिंड के संतुलन के लिए, पहले पिंड के संतुलन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, डोरी का तनाव हम T ले लेते हैं। अब डोरी का तनाव इधर खींचना चाहेगा पर बल इसको इधर खींच ले रहा है, तो हो जाएगा F माइनस T बराबर m2a। ये आपका पहला समीकरण होगा। दूसरी स्थिति क्या होगी, क्योंकि बल आपको इधर खींच रहा है, डोरी का तनाव आपका इधर रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बल आपका इतना ज्यादा है कि डोरी का तनाव इसको रोक नहीं पाता। तो F माइनस T बराबर हो जाएगा m2a। दूसरा हो जाएगा द्वितीय पिंड
के संतुलन के लिए, द्वितीय पिंड के संतुलन के लिए क्या होगा, ये आपका डोरी का तनाव इसको खींच ले रहा है, तो T बराबर क्या हो रहा है, m1a। अब चाहो तो इन दोनों को हल करके a का मान निकाल सकते हो। समीकरण 1 + 2 कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो F = हो जाएगा m1 + m2, ये हो जाएगा A = F बटा m1 + m2 हो जाएगा। अब A का मान इसमें रख दीजिए, A का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, T = हो जाएगा m1 / m1 + m2 F। ये आपका जब दो पिंड जुड़े हुए हैं, इसी तरह 2, 3, 4 अनेक पिंड भी जोड़े जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी पिंड जुड़े रहेंगे हर पिंडों की स्थिति इसी प्रकार होगी। अब इसमें हम देख सकते हैं ये तो क्षैतिज तल पर था। अब दूसरी स्थिति से में दें, जब दो वस्तुएं नत समतल पर डोरी से संबद्ध हो, नत समतल पर जब संबद्ध हो तब क्या होगा बच्चों, तो ये आपका स्वाभाविक रूप से हम नत समतल की चर्चा कर रहे हैं। नत समतल पर इस तरह से दो पिंड हैं, एक पिंड आपका m1 है और दूसरा पिंड क्या है, m2 है। दोनों पिंडों की स्थिति एक जैसी होगी, ये थीटा है, और इसमें अगर कोई F बल लगा करके हम ऊपर की ओर खींचें तो क्या होगी इसकी स्थिति। यहां पर आपको m1g इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में आपका m1g cos थीटा होगा, ये आपका थीटा कोण होगा। ऊपर की ओर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा R1। इसमें द्रव्यमान दूसरा है, इसका भी वेट आपका नीचे की ओर ही होगा, ये आपका m2g होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में आपका लगेगा m2g cos थीटा, और यहां पर आपका रिएक्शन फोर्स R2 लगेगा। डोरी का तनाव यहां पर होगा और इस डायरेक्शन में आपका m1g sin थीटा लगेगा, और यहां डोरी का तनाव तो लगेगा T, लेकिन साथ साथ इसका कंपोनेंट भी लगेगा, यानी अब m2g sin थीटा भी लगेगा। अब इसका हम संतुलन अगर करते हैं तो हमें ऊर्ध्वाधर संतुलन से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ऊर्ध्वाधर संतुलन में हमें रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है नहीं। तो क्या करते हैं, क्षैतिज संतुलन, प्रथम या द्वितीय पिंड लिख सकते हैं, प्रथम पिंड के संतुलन के लिए किसी को प्रथम द्वितीय माना जा सकता है, तो हम प्रथम इसी को मानते हैं, जो m2 है उसी को हम प्रथम मानते हैं। तो यह हो जाएगा F - T - m2g sin थीटा = m2a। इस तरह से आप पहला समीकरण बना लेंगे। अब द्वितीय पिंड का भी संतुलन कर लीजिए। द्वितीय पिंड के संतुलन के लिए तो डोरी का तनाव उस साइड में इसको खींच रहा है, T - m1g sin थीटा = हो जाएगा m1a। अब इन दोनों समीकरणों को अगर ऐड करो तो समीकरण 1 + 2 क्या हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपको मिलेगा F - m1 + m2
जी साइन थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a। अब यहां से हम a निकाल लेंगे और जब a निकाल लेंगे तो इसका मान हम रख देंगे इस समीकरण में, चाहे इस समीकरण में रख दें तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार संपर्क में रखे पिंडों की गति निकाली जाती है। इसके बाद हम थोड़ी चर्चा आपको घिरनियों पर, पुली पर करते हैं कि पुली की क्या स्थिति होती है। तो आगे हम चर्चा करते हैं घिरनी या घिरनियों से संबद्ध पिंड की गति। घिरनियों से अगर संबद्ध है पिंड तो उसकी गति कैसी होगी। घिरनी आप लोग जानते हो, पुली, पुलियां आपने देखा होगा, ट्रैक्टर में भी होता है, इंजन में भी होता है, और पहले कुआं पर जो पानी खींचने के लिए प्रयोग किया जाता था, देहात में कुछ उसका दूसरा नाम बोलते थे, गड़ारी इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते थे, वह भी वास्तव में एक पुली ही था। तो इसमें दो पिंडों को हमने लटकाया है। इस साइड में हमारा एक मास है, एक द्रव्यमान है m1, इसके द्वारा नीचे m1 जी लग रहा है, और इस साइड में एक दूसरा द्रव्यमान है जो इससे बड़ा है, ये m2 है, इसके द्वारा नीचे की ओर m2 जी लग रहा है। अब यह पुली दोनों तरफ रोटेट कर रही है। अब स्वाभाविक है, दोनों तरफ जब रोटेट होगी तो दोनों तरफ में एक T1 तनाव इधर होगा और T2 तनाव हमने मान लिया इस साइड में हो रहा है। यह पुली जो है वह एक ही सिस्टम से, एक ही वेग से आ रही है, यानी हमने मान लिया इसका त्वरण क्या है, ये है। अब आप देख सकते हो m1 और m2 में m2 इज ग्रेटर देन m1 है, यानी m2 का द्रव्यमान m1 से अधिक है। उस स्थिति में क्या होगा, m2 नीचे की ओर खींचेगा। तो ये हो जाएगा प्रथम पिंड के संतुलन के लिए यह हो जाएगा आपका m2g माइनस T2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2a। ठीक है बच्चों, ये स्थिति आपकी होगी पहला समीकरण। इसके बाद दूसरे समीकरण के लिए क्या करेंगे, द्वितीय पिंड के संतुलन के लिए यहां से हम देख रहे हैं कि ये आपका तनाव, वैसे ये दोनों एक ही सिस्टम से संबद्ध है, इसलिए दोनों पर तनाव T1 और T2 हम न लिख करके, चाहे तो एक ही तनाव हम T लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम से जो संबद्ध है तो दोनों पर जो तनाव होगा वो एक ही होगा। तो ये हो जाएगा T आपका इसको खींच रहा है ऊपर की ओर, तो T माइनस m1g, यहां पर भी आप T लिख सकते हो। वैसे अलग अलग हम T1 और T2 के रूप में लिखेंगे, लेकिन एक ही सिस्टम से संबद्ध होने के कारण ये T1 और T2 दोनों एक बराबर होंगे। तो आप सिंबॉलिक रूप से T1 T2 लिख सकते हो, लेकिन दोनों मान बराबर हैं तो हम T के रूप में लिखेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए सुविधा होगी। m1 ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 + 2 इंप्लाइज दैट T आपका कैंसिल हो जाएगा, m2 माइनस m1 g, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 a। तो ये बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा जी। ये आपका त्वरण प्राप्त हो जाएगा। इस मान को आइदर फर्स्ट और सेकंड में आप पुट कर देंगे तो आपको T की भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार पुली से संबद्ध पिंड की गति निकाली जाती है। इसमें हम
आपको एक सिस्टम बताना चाहते हैं। एक साइंटिस्ट के नाम पर वो थ्योरम बना है, लामीस थ्योरम, लामी का प्रमेय। लामीस थ्योरम क्या है बच्चों? लामी का प्रमेय। लामीस थ्योरम, लामीस थ्योरम। ये लामीस थ्योरम या लामी का प्रमेय क्या है? लामी ने कहा यदि तीन बल, मान लीजिए एक बल F1 है और दूसरा बल F2 है और तीसरा बल F3 है, ये आपका अल्फा कोण अंतरित करता है, यानी F1 और F2 के बीच में अल्फा कोण है और F2 और F3 के रूप में बीच में बीटा कोण है और F1 और F3 के बीच में गामा कोण है। यदि तीन बल तीन भिन्न भिन्न दिशाओं में लगे हैं और दो क्रमागत बलों के बीच का आंतरिक कोण क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा है, तो इसमें जो सूत्र यूज होता है वो होता है F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा और F3 अपान साइन गामा। ये वास्तव में मैथमेटिक्स में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़े हैं साइन सूत्र, साइन फार्मूला पढ़े हैं ना, अभी साइन त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े हैं, तो त्रिकोणमिति में जो साइन फार्मूला पढ़े हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इसको जानते होंगे। तो इस साइन फार्मूला के आधार पर F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू F3 अपान साइन अल्फा, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम चर्चा करेंगे समतल में एक बिंदुगामी या इसको संगामी भी कह सकते हैं। एक ही बिंदु से अगर कई बल निकल रहे हैं तो इसको संगामी भी बोल सकते हैं। एक बिंदुगामी बलों का संतुलन, ये आपका बच्चों हेडिंग है। तो हम मान के चलते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। ये हमारा समतल है, एक्स अक्ष आपका इधर है, इसके सीधे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है। एक बल आपका F1 इस डायरेक्शन में कार्यरत है, F2 आपका इस डायरेक्शन में कार्यरत है, F3 आपका इस डायरेक्शन में कार्यरत है, एनीवे F4 आपका इस डायरेक्शन में कार्यरत है। तो बहुत से बल हो सकते हैं। ये आपका F1 अल्फा कोण अंतरित कर रहा है, इसको θ1 लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा आपका θ2 अंतरित कर रहा है, ये तीसरा आपका θ3 अंतरित कर रहा है और ये जो चौथा कोण है ये आपका θ4 अंतरित कर रहा है। इस समतल में कुल 4 से अधिक भी हो सकते हैं। ये तो 4 हमने दिखाया है। कितने भी बल होंगे, चाहे जितने भी बल होंगे, सभी बलों के लिए स्थितियां इसी तरह से होंगी। अब इस बलों का परिणामी बल क्या होगा ये तो हमको नहीं पता है। अगर हम मान लें कि ये बल जो परिणामी बल है वह कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से आपका परिणामी बल R लगेगा और वह यहां से कितना कोण बनाएगा, वह हम मान के चलें कि यह जो कोण बना रहा है वह बना रहा है थीटा कोण, यानी परिणामी कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो आप लिख सकते हैं, माना समतल में एक बिंदुगामी बल F1
F2, F3, F4 डॉट डॉट धन x अक्ष से θ1, θ2, θ3, θ4 डॉट डॉट कोण अंतरित करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि सभी बलों का परिणामी बल R धन x अक्ष से थीटा कोण अंतरित करे तो अब यह धन x अक्ष से अगर थीटा कोण अंतरित कर रहा है तो बताइए x कंपोनेंट क्या होगा, यानी x अक्ष के अनुदिश। तो x अक्ष के अनुदिश तो परिणामी का घटक r cos थीटा व r sin थीटा होंगे। इस परिणामी का x अक्ष से कोण बन रहा है थीटा, तो इसका x अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट r cos थीटा और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा r sin थीटा हो जाएगा। तो आइए इसको संतुलन करते हैं। x अक्ष के अनुदिश वियोजित करने पर x अक्ष के अनुदिश हम इसका वियोजन कर रहे हैं बच्चों, तो r cos थीटा बराबर हो जाएगा F1 cos थीटा 1, F2 cos थीटा 2, ये हो जाएगा F3 cos थीटा 3, F4 cos थीटा 4। जितने भी बल होंगे ये सभी बलों का cos के रूप में इसका वियोजन होगा। अब इसको अगर हम लिखें और इसका कैलकुलेशन करने के पश्चात इसका जो मान प्राप्त हो, उस मान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि x हो रहा है, तो ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा y अक्ष के अनुदिश वियोजित करने पर यह हो जाएगा बच्चों r sin थीटा इज इक्वल टू y। ये आपका दूसरा समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, इसको वर्ग करके जोड़ने पर क्या हो जाएगा बच्चों, वैसे इसका जो पूरा मान होगा r sin थीटा बराबर ये हो जाएगा यही मान F1 sin थीटा 1, F2 sin थीटा 2, F3 sin थीटा 3, F4 sin थीटा 4 डॉट डॉट हो जाएगा। और इसको जब हम हल करेंगे तो इसका मान क्या मिलेगा, y मिलेगा। अब दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r स्क्वायर इन द ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान बन आता है, तो r बराबर हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पुनः समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर यह हो जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा बराबर y बाई एक्स। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर y बाई एक्स। थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स। ये आपका क्षैतिज से यानी x अक्ष से कितने कोण पर परिणामी होगा, इसके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों
ये आपका न्यूटन्स लॉ का जो चैप्टर था ये आज समाप्त हुआ। अगले दिन हम अगला चैप्टर फ्रिक्शन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।